नमस्कार साथियों। इस क्लास में हम सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता संध्या के बाद, कविता जो कि 11वीं कक्षा की जो हमारी पुस्तक है उसमें से ली गई है। और ये जो संध्या के बाद कविता जो है वो उनका काव्य संग्रह है ग्राम्या, जो कि 1940 में आया है, उससे ली गई है। और इस कविता का मूल स्वर जो है वह ग्रामीण जनजीवन के विविध सामाजिक यथार्थ से जुड़ता है। इस कविता में ढलती हुई सांझ के समय गांव का वातावरण है, यानी कि शाम के समय गांव का वातावरण, जनजीवन और प्रकृति का सुंदर चित्रण ग्राम्या के संकलन या संध्या के बाद नामक कविता में है, और जिसमें वृद्धाएं, विधवाएं, खेत से घर लौटते किसान और पशु पक्षियों का चित्रण है। यानी इन सब का चित्रण संध्या के बाद नामक कविता में किया गया है। अब आप जुड़िए और अपन सारे पाठ के हर एक पद का अध्ययन करेंगे। तो पहले आप देखिए, सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी, अब तरु शिखरों पर ताम्रपर्ण पीपल से सतमुख झरते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभ सा धंस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, वृद्ध जिह्वा विसलत कैंचुल सा लगता चित्त कबरा गंगा जल। अब इतने का अध्ययन करेंगे पहले तो, फिर आगे। अब इसमें सांझ, कठिन शब्द की बात करें तो सांझ संध्या को कहते हैं। तरु शिखर जो है या तरु शिखा जो है वो वृक्षों की डालियां हैं। ताम्रपर्ण यानी कि तांबे की तरह लाल रंग के पत्ते जिसको आप कहें, और आप देखना चाहें कठिन शब्दार्थ में तो सतमुख यानी कि सैकड़ों मुँह, स्वर्णिम निर्जर यानी कि सैकड़ों, स्वर्ण यानी कि सोना, सोने जैसे, निर्जर यानी कि झरना, सरिता नदी को कहते हैं, क्षितिज कहते हैं जहाँ धरती और आसमान दोनों मिले हुए दिखाई दें। और फिर आप जिभ, ये जिम है जो टेढ़ा, विसलत थका हुआ सा, और इस तरह से आपके ये कठिन शब्द है। अब ये जो पूरा पद जिनको हमने लिया है गंगा जल तक, इसका अर्थ देखिए कि कवि संध्या को एक पक्षी के रूप में चित्रित कर रही है। और संध्या रूपी जो पक्षी है वो क्या करता है कि अपने पंखों को समेटकर अपनी लाली के साथ पेड़ों की शाखाओं पर बैठता है, और संध्या की लाली अब पेड़ों की जो फुनगियाँ हैं वहाँ पर दिखती हैं। और इसके अलावा दूसरा ये दिया है कि तांबे के रंग के पीपल के पत्तों के समान सैकड़ों मुँह वाले झरने जो है वो इस तरह से सुनहरी धाराओं में बह रहे हैं, और उसी झरनों के जल पर पीला प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है। और फिर क्षितिज पर छिपता सूर्य नदी में प्रतिबिंबित होता प्रकाश का खंभा एकदम सीधा जान पड़ता है, और कभी गंगा के जल को चित्त कबरा बताता है। और इसलिए वो कहते हैं कि वे ऐसा लग रहा है मानो कोई बड़ा थका सा अजगर अपनी चित्त कबरी कैंचुल को उतार कर धीरे धीरे सरक रहा है। तो ये आपके इसका भावार्थ हुआ। यहाँ पहली बात है मानवीकरण किया गया है। और मानवीकरण क्या है कि संध्या को क्या बताया गया है, आपने देखा पक्षी बताया गया, संध्या को एक पक्षी के रूप में चित्रित किया गया है। महत्वपूर्ण चीज़ है ज्योति स्तंभ सा और ऐसे शब्द जिसमें उपमा अलंकार है, और बाकी नॉर्मली जो है वो चीज़ आपको देखनी है। फिर आप आगे देखिएगा। आगे वाले में धूप छां के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोडित, पीला जल रजत जलद से बिंबित, शिकता सलील समीर सदा से, स्नेह पास में बंदे सम उज्ज्वल, अनिल पिघर कर
सलील, सलील ज्यों गति द्रव खो बन गया लवोपल। ये है इसके कठिन शब्द। देखिए आप, इसमें अनिल, अनिल हवा को कहते हैं, उर्मी लहर को कहते हैं, सर्पांकित यानी कि सर्प के निशानों की तरह, सर्प सा लोडित यानी कि मथा हुआ, मंथन करके पाया गया। रजत चांदी को कहते हैं, जलद बादल को कहते हैं, शिकता मिट्टी की रेत या रेत को ही समझें, सलिल जल, समीर वायु, स्नेपास प्रेम रूपी बंधन। और लवोपल जो शब्द है, लवोपल का अर्थ होता है बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े। ये आपके अर्थ या कठिन शब्द हो गए। अब देखिए, इसमें कभी बताते हैं कि नदी तट की जो रेत है वहाँ पर धूप छाँव का प्रकाश फैला हुआ है, और वो जो रेती है हवा के चलने पर एक सर्प की सी आकृति बन ले लेती है, और नदी के जो नीले जल पर सूर्य का प्रतिबिंब है वो पड़ करके उसके रंग को पीला कर देता है। पीला जल रजत जल से बिंबित, और उस पर चांदी के समान सफ़ेद बादलों की छटा बिखर रही है। तो उसमें क्या है, रेत, पानी और जो हवा है वो एक से एक में एक हो जाते हैं। पीला सिकता सलील समीर सदा से सिने पास में बंधे सम उज्ज्वल यानी कि प्रेम बंधन में बंध जाते हैं। और इस समय के दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हवा पिघल करके पानी बन गई है, पानी अपनी गति को खोकर के बर्फ़ के टुकड़े के रूप में परिवर्तित हो जाता है या आसपास में बिखर जाता है। और इस तरह में आप देखेंगे कि प्रकृति में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये आपका इस तरह से था। अब हम थोड़ा सा आगे चलें तो शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखा सा ज्वलित कलश, नभ में उठकर करता नीराजन। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मग्न, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंदर रोदन। इसमें कठिन शब्दार्थ आप देखें तो दीप शिखा दीपक की लो को कहते हैं, ठीक है। और कलश मंदिर का शिखर या घड़े को कहते हैं। इसमें एक नीराजन शब्द आया है, नीराजन आरती को कहते हैं। और वृद्धाएं तो जो बूढ़ी औरतें होती है उसको कहते हैं। अंतरोदन एक शब्द आया यानी कि अंदर की पीड़ा या तकलीफ़। अब आप देखिए कठिन शब्दार्थ के बाद में कवि इसमें कहते हैं कि संध्या के समय नदी के किनारों पर जो मंदिर होते हैं उस मंदिर में आरती होती है, और आरती के वक्त शंख और घंटियाँ बजती हैं, और नदी की लहरों में शंख और घंटियों की एक प्रकार से ध्वनि जो है वो प्रतिध्वनित होती है। और मंदिर का कलश जो है वो भी सूर्य की लालिमा जो उसके ऊपर पड़ती है उसके प्रभाव से दीपक की लो की भांति आकाश में ऊपर उठकर अपनी आरती करता सा जान पड़ता है, क्योंकि उनके जो शिखर है या जो गुंबद है वहाँ पर एक प्रकाश या दीप की तरह जलता है। और नदी के किनारे पर जो बूढ़ी विधवा स्त्रियाँ हैं वो बगुलों के समान प्रतीत होती है। यहाँ ध्यान रखना, यह जो तट पर बगुलू सुवृद्धा यानी कि स्त्रियाँ जो है विधवाएँ हैं, वृद्धाएँ हैं, सफ़ेद वस्त्र पहन करके ऐसा लग रहा है कोई बगुले हों। वे जब तप में मग्न रहती है और इनके दिल में दुख है, और उनका दिल या उनका हृदय होता है, और उसके मन की जो पीड़ा है वो नदी की उस मंथर धारा में बहती है, और उनके अंदर का दुख बाहर दिखाई नहीं देता है। ये आपका हो गया। अब आप थोड़ा सा आगे चल करके देखिएगा, थोड़ा सा अपन आगे देखें तो दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, सोन खगों की पांति आद्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित, स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, किरणों की बादल सी जलकर सनन तीर सा जाता, नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। कठिन शब्द देखिए, तमस तमस तम तमस अंधकार को कहते हैं। खग खगों को पक्षी कहते हैं, तो खग पक्षी से है। आर्द्र आर्द्र एकदम नमी को कहते हैं जिसको। और इसके अलावा नीरव यानी कि शांति, नभ आकाश, मुखरित यानी कि ध्वनि, आवाज, स्वर्ण स्वर सोने को कहते हैं। और फिर गोरज गोरज यानी कि धूल जो उड़ती है वो, कंठ गले को कहते हैं। और स्वर आवाज़ को कहते हैं।
और नभ आकाश को कहते हैं। इस तरह से कठिन शब्दार्थ इतना ही है। अब आप अर्थ देखिए। इसमें देखिए संध्या के बाद जो कविता है उसमें हमारे कवि, जो कवि और कवि में भी प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है ना सुमित्रानंदन पंत को, वो बताते हैं कि दूर आकाश में पक्षियों की उड़ती पंक्ति अंधकार की रेखाओं जैसी लगती है, बहुत ऊंचे आसमान में शाम के वक्त दूर तमस रेखाओं से उड़ती पंखों की गति सी चित्रित। संध्याकालीन पीताभ से पक्षियों के पंख स्वर्णिम लगते हैं। ऐसे स्वर्णिम पक्षियों की पंक्ति अपनी चहचहाट से शांत आकाश में गुंजार करती चलती है, यानी कि एक प्रकार से ध्वनित हो जाता है पूरा आसमान। और संध्या के समय जब गायें घरों की ओर लौटती है तो उनके खुरों से जो धूल उड़ती है वह सूर्य के अरुण प्रकाश से सुनहरी हो जाती है, यानी कि शाम के वक्त जो गोधूली बेला होती है उसकी बात करते हैं। तो इस प्रकार से लगता है कि बादलों या बादल की ये किरणें जल गई हैं, और जब आकाश में पक्षियों का तेज स्वर और पंखों की फड़फड़ाहट ध्वनि गूंजती है तो वह ऐसा लगता है कि कोई तीर आकाश में तेज गति के साथ में निकल गया हो। ये एक बिल्कुल मूल वर्णन सुमित्रानंदन पंत ने किया है। इसमें भी संध्याकालीन वातावरण का, मंदिर का, नदी तट का, आकाश में उड़ने वाले सजीव पक्षियों का, तरह तरह का जिक्र किया गया है। तो अनुप्रास है, उपमा है, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार द्रष्टव्य है। अब आप आगे देखिए। लौटे खग गायें घर लौटी लौटे, कृषक श्रांत स्लथ डगधर, छिपे गृह में मिलान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। लोट पैंट से व्यापारी भी जाते घर, उस पार नाव पर ऊँटों घोड़ों के संग बैठे, खाली बोरों पर हुक्का भर। खग शब्द जो आया है, खग पहले भी आया है, खग पक्षी को कहते हैं। स्लथ शिथिल या थके हुए एकदम, डग डगर को कहते हैं, डग डगर यानी कि डग कदम को कहते हैं। और मिलान मलिन फीका, और अगोचर आदर्श जो दिखे नहीं। पैंठ पैंठ कहते हैं जहाँ आपके यूँ समझें कि दुकानें गांव में लगती थी, बाजार लगते थे, उसको पैंठ कहा जाता था। अब देखिए कि इसमें संध्या के समय पक्षी और गायें अपने घरों को आती हैं। लौटे खग गायें घर लौटे, तब क्या होता है, किसान भी सारा दिन परिश्रम करते हैं, थक करके घर आते हैं और सभी अपने अपने घर में घुसकर छिप गए हैं, और अंधकार के कारण अब तो उनकी छाया तक दिखाई नहीं देती, यानी कि छिपे गृहों में मिलान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर, दिख ही नहीं रही है। गांव की पेठ यानी कि उस बाजार में व्यापारी भी नावों पर बैठकर नदी के उस पार अपने घरों को लौट रहे हैं। वे ऊँट घोड़ों के साथ खाली बोरों पर बैठकर हुक्का पी रहे हैं, यानी कि ऊँट घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर पी रहे हैं। इस तरह से संध्या हो जाने के बाद गांव के लोगों का अपने गांव लौटते वक्त जो उनका चित्रण किया गया है, बड़ी बारीकी से किया गया है। और फिर आप आगे देखिए। फिर है कि जाड़ों की सूनी द्वाभा में झूल रही निसी छाया, गहरी डूब रहे निष्प्रभ विषाद में, खेत बाग गृह तरु तट लहरी। ये आपके, अब आप देखिए थोड़ा और पूरा कर लें। ग्राह गाते गाड़ी वाले, भूंक भूंक कर लड़ते कुकर, हुआ हुआ करते सियार, देते विषण निशी बेला का या निशी बेला को स्वर। इसमें पहले जो शब्द आया है नहीं, द्वाभा, आपने देखा होगा। तो यहाँ द्वाभा जो है वह दोहरी चमक, निशी रात्रि को कहते हैं, और निष्प्रभ यानी कि प्रभा रहित, प्रभा चमक को कहते हैं तो बिना चमक के। विषाद दुख और पीड़ा को कहते हैं। विरह यानी कि विरह का गीत, विरह के गीत जो गाए जाते हैं उसको विरह कहते हैं। कुकर कुत्ते को कहते हैं। और विषण यानी कि दुखी, बेला यानी कि समय, स्वर यानी कि आवाज़। अब इसका अर्थ देखिए कि सर्दियों में संध्या का प्रकाश मंद हो गया है और झुरमुट फैला है, चारों तरफ एकदम सन्नाटा है। संध्या के धीमे प्रकाश में रात की छाया गहराती जा रही है और इस अंधकार में सब कुछ डूबता जा रहा है और उनकी चमक फीकी पड़ती जा रही है।
इसका प्रभाव खेत, घर, बाग बगीचे, पेड़ किनारे, लहर आदि पर पड़ता है, यानी कि ये सारे के सारे अंधकार में डूब जाते हैं। और फिर कवि कहता है कि रात के इस वातावरण में गाड़ीवान विरह का गीत गाते गाते बहुत तेज़ी से चले जाते हैं। रास्ते में भी कुत्ते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से भौंक भौंक करके लड़ते दिखते हैं, और शियार भी अपने अंदाज में हुआ हुआ की आवाज़ निकालते हैं, और इनके स्वरों से दुखी रात को भी मानो सहानुभूति या एक प्रकार से संवेदना मिलती है। तो इस तरह से एक जाड़े की रात्रि की जो शून्यता या नीरवता का जिक्र या वर्णन किस तरह से हो सकता है, उसकी शब्द चित्र को प्रस्तुत किया है पंत ने इन कविता में। अब आप आगे देखिएगा, थोड़ा सा आगे आप देखिए कि माली की मड़ई से उठ, नभ के नीचे नभ सी धौमाली, मंद पवन में तिरती, नीली रेशम की सी हल्की जाली, बती जला दुकानों में, बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद याबा में हिम की यूंग रही लंबी अंधियारी। अब इसमें एक कठिन शब्द आता है मड़ई। मड़ई मड़ैया को कहते हैं, झुंपड़ी को कहते हैं, दुमाली धुएं के जैसा, यानी कि एक प्रकार से धुआं ही समझें। मंद धीमी पवन हवा को कहते हैं, और बाकी आभा जो है, आभा चमक को कहते हैं, और कठिन हिम बर्फ को कहते हैं, ऊँग यानी कि ऊँघना, और इसमें कोई कठिन शब्द और है नहीं। तो इसमें देखिए पंत क्या कहते हैं कि शाम होते ही गांव के माली की झोंपड़ी से आकाश के नीचे धुआं सा उठने लगता है, शायद घर में खाना पकाने के लिए आग जलाई जा रही है। एक कल्पना है, और धुएं की लकीर हवा में ऐसे तैरती जान पड़ती है जैसे नीले रेशम की हल्की सी जाली हो। और इसी समय कस्बे के दुकानदार रोशनी के लिए डिबरी की बत्ती को जलाकर बैठे रहते हैं, और यह बत्ती रोशनी बहुत कम देती है, और इसकी आभा ऐसी मंद पड़ जाती है कि वह रात के अंधेरे में मानो हिम का प्रसार आलस्य में ऊँघ रहा हो। अर्थात सर्दी के प्रभाव से जाड़े की अंधेरी रात लंबी महसूस होती है, और वहाँ के दुकानदार, वहाँ के माली या इस तरह का जो वातावरण है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का शब्द चित्र है, वो इसमें प्रस्तुत किया गया है कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा। अब आप आगे देखिए, वो जो डिबरी है जिसको जलाया जाता है, धुआं अधिक देती है, टिन की ढबरी कम करती उजियाला, मन से कट अवसाद शांति, आँखों के आगे बुनती जाला, छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के सो थोथे सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर सुख दुख अपने। कोई कठिन शब्दार्थ इसमें देखता नहीं है मुझे, तो फिर भी आप चाहें तो डबरी जो प्रकाश जिससे फैलता है, उजियाला उजाले को कहते हैं, अवसाद दुख को कहते हैं, ठीक है। और फिर आपके इसमें कोई ऐसा कठिन श्रांति आपके थकान को कहते हैं, मंडल यानी कि एक तरह से जो घेरा डाला जाता है उसको कहते हैं, थोथा यानी कि कोरा स्वाभाविक जो नहीं होता है। तो इस तरह से पंत कहते हैं कि गांव में गरीब लोगों के द्वारा जो टिन की डिबरी में बत्ती लगाकर जलाई जाती है आग, और उसकी रोशनी कम बल्कि धुआं ज़्यादा, और इस मंद रोशनी में मन का दुख आंखों के सामने जाला आशा बुनता प्रतीत होता है। यूँ समझे कि गांव का जो सेठ दुकानदार है दुखी रहता है, क्योंकि ये एक छोटी सी बस्ती है, इसमें लेन देन की बातें करना व्यर्थ है, यहाँ ग्राहक न के बराबर है, और दीपक के मंद प्रकाश के घेरे में जो उनका सुख दुख है वो बराबर उभर करके आता है, यानी कि उनकी पीड़ा, तकलीफ और संवेदना उस टिन की डिबरी के उजाले और अवसाद में स्पष्ट दिखाई देता है। आगे चलिएगा आप। कंप कंप उठते लोक संग, कातर उर क्रंदन मूक निराशा, क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों, गोपन मन को दे दी हो भाषा, लीन हो गई क्षण में बस्ती। और फिर आपका मिट्टी खपरे के घर आंगन भूल गए, लाला अपनी शुद्धि भूल गया, सब ब्याज मूलधन। अब कठिन शब्दार्थ आप देख लीजिए। कठिन शब्दार्थ की बात करें अपन तो कातर, कातर यानी कि दुखी, पीड़ित,
और पेट को कहते हैं यहाँ हृदय के रूप में आया है। क्रंदन रुदन, मुख चुप, और क्षीण, क्षीण आपके कमज़ोर को कहते हैं। गोपन जो है, गोपन छिपी हुई, गोपनीय से शब्द बनता है। लीन यानी कि डूबा हुआ, मग्न। और फिर आप आगे थोड़ा देखिए पीछे वाले कठिन शब्दार्थ, उसमें आपके सुधि यानी कि याद, और बाकी कठिन शब्दार्थ कुछ है नहीं। तो फिर इसका अर्थ देखिए कि गांव में गरीबी का साम्राज्य है और इसी कारण उनके हृदयों में क्या होता है, क्रंदन होता है, उनमें निराशा की भावना छा जाती है, परंतु वे इसको प्रकट नहीं कर चुप ही रहते हैं। और इस समय जो हल्का प्रकाश जो होता है वही मानो उसके मन में छिपी हुई निराशा, व्यवस्था की भावना को प्रकट करता हुआ प्रतीत होता है। और थोड़ी देर होती है फिर क्या होता है कि लीन हो गई क्षण में बस्ती, और थोड़ी देर के बाद में सारे गांव में अंधकार आता है। अंधकार से ये डूब जाते हैं, उनके कच्चे घर आंगन सब अंधकार में विलीन हो जाते हैं। और इस निराशा भरे वातावरण में गांव का छोटा सा दुकानदार अपनी शुद्ध तक भूल जाता है और वो मूलधन और ब्याज का हिसाब किताब लगाना भी भूल जाता है। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ग्राम्य जो बस्ती है और उस ग्राम्य बस्ती के गरीबी भरे वातावरण का दृश्य बिल्कुल वास्तविक रूप से जो सुमित्रा नंदन पंत ने किया है, बहुत साफ स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का साम्राज्य व्याप्त रहता है। अब आप आगे देखिए, सकूची सी परचून किराने की ढेरी लग रही तुच्छतर, इस नीरव प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर, अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव ओ असफल जीव का उत्पीड़न। अब आप कठिन शब्दार्थ जो है तुच्छतर यानी कि बहुत छोटा, नीरव यानी कि शांत, प्रदोष होता है कि शाम और रात के बीच का जो वक्त होता है उसको प्रदोष कहा जाता है। आकुल यानी कि आकुल, व्याकुल, बेचैन, और अंतर यानी कि हृदय, और फिर उत्पीड़न यानी कि दुख, पीड़ा। अब आप कठिन शब्द तो देख लिया, इसके अलावा कोई कठिन शब्दार्थ है नहीं। अब आप देखिए कि गांव के छोटे छोटे जो व्यापारियों की परचून की दुकान है वो छोटी सी लगती है क्योंकि उसमें सामान बहुत कम है, और परचून की ढेरी छोटी से छोटी होती चली जाती है। और रात्रि के जो पहला पैर होता है उस पैर के शांत वातावरण में दुकानदार का जो मन है वो बेचैन रहता है, और अंदर का जो पीड़ा का भाव है वो बाहर प्रकट होता है, और अन्य सारे लोग दुखी होते हैं, परेशान रहते हैं। गांव की दुकानदार के मन में हीन भावना पैदा होती जाती है, और क्योंकि अपनी छोटी हैसियत का विचार करके वह निराशा हो जाता है, और उसमें मनुष्यत्व की भावना है, और वह उसे अपना जीवन असफल प्रतीत होता हुआ लगता है, उसका जीवन दुख की कहानी बनकर रह जाता है। तो इसमें गांव की गरीबी और व्यवस्था का एकदम स्वाभाविक चित्रण है। और इसमें अगर आप बात करें तो शब्दावली बिल्कुल सरल है और मौलिक शब्दावली है, और मौलिक दृश्य को इंगित किया गया है पंत के द्वारा। अब देखिए, देने दुख अपमान गिलाने चिर क्षुद्ध पिपासा मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। जड़ अनाज के ढेर सदृशी वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी की स्पर्धा में मरमर। कठिन शब्द आप देखिए, देन्यता यानी कि दीनता, दुख यानी कि पीड़ा हो गया, गिलानी अपने ऊपर एक प्रकार से घिरना, क्षुधित भूखा, पिपासा प्यासा, क्लांति शांति, क्या पीड़ा, जड़ यानी कि बेजान जो हिले डुले नहीं, कौड़ी यानी कि छोटा सा सिक्का जिसको आप कहते हैं उसके बारे में कहा गया है। और अब इसमें देखिए कवि का क्या कहना है कि गांव के लोग जो है वो दरिद्रता में जीवन बिताते हैं, तकलीफ़ का जीवन बिताते हैं, और वे दीनता, दुख, बेइज्जत और आदि भावों को झेलते हैं।
भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी इच्छाएं मर जाती हैं क्योंकि वे कभी पूरी नहीं हो पाती, और उनकी आमदनी जो है बहुत कम है, और इसलिए उनका जीवन दुख की परिभाषा बनकर रह जाता है। और गांव का जो सेठ या दुकानदार है, निर्जीव अनाज की ढेरी के समान दिन भर दुकान की गद्दी पर बैठा रहता है, बिल्कुल एक प्रकार से बेजान सा, और उसकी बिक्री जो है वो बहुत कम होती है, और इसलिए वह पैसे कमाने की होड़ में छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है, क्योंकि उनके आय के स्रोत जो है या इनकम सोर्स बहुत कम है, इसलिए पैसों को कमाने के लिए बार बार उनको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ वही गरीबी का जिक्र जो है अपने आप में दृष्टिगत हो रहा है। फिर आप आगे देखिएगा, फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, बन पा रहा भय पका घर, मन में सुख है जुटता है धन, खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया घोर व्यवस्था का निज कारण। अब आप देखिए कठिन शब्दार्थ में देखिए, सुघर यानी कि मजबूत, एक प्रकार से स्वस्थ, सदृश सम्मान को कहते हैं, किसको, जो सम्मान होता है उसको कहते हैं, कथड़ी कहते हैं गुदड़ी को, और फिर निज वाला शब्द जैसे आया है तो निज अपने को कहते हैं, कोई ज़्यादा इसमें कठिन शब्दार्थ है नहीं। अब आप इसका भावार्थ देखिए कि ग्रामीण परिवेश में जो छोटी सी दुकानदारी के लिए सारे प्रयास करने पर भी वो व्यापारी है, उसका घर नहीं चलता है, न ही उनको पहनने के लिए साफ कपड़े मिल पाते हैं और न ही वह तंदुरुस्त रह पाते हैं, क्योंकि उनके पास में आय बहुत कम होती है और अपने रहने के लिए पक्का घर भी नहीं बना पाता, बन पा रहा वह पक्का घर। ठीक है, उनके मन में न तो कोई सुख है और न ही वह धन कमा पाता है, और वह कंधों पर फटे हुए कपड़ों की एक गुदड़ी डाले हुए रहता है, और उसका शरीर जो है सर्दी के कारण कांपता है, खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, क्योंकि वह ये सोचता है कि उसका जीवन हर मोर्चे पर विफल ही रहा है, और इसी सोच में उसके कंधों पर रखी गुदड़ी खिसक जाती है, और वो यह भी सोचता है कि जीवन इतनी व्यवस्था से क्यों भरा हुआ है, जीवन में तकलीफ़ें क्यों है, और वे सभी वस्तुएं नहीं मिल पाती जो एक शहर के दुकानदार को प्राप्त होनी चाहिए, और गांव का वह दुकानदार घोर व्यवस्था का जीवन जीने से या जीने को मजबूर हो जाता है। और अब आप देखिए आगे क्या दिया गया है कि शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। ये क्या संभव नहीं, व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन, कर्म और गुण के समान ही शकल आय व्यय का हो वितरण। और अब आपके इसमें कठिन शब्द जो है महाजन सेठ जो साहूकार होता है, साधन उपाय को कहते हैं, और सकल यानी कि सारे या सब, कोई ज़्यादा इसमें कठिन शब्दार्थ जैसी बात है नहीं, और वितरण यानी कि बंटवारा। अब आप देखिए इसमें यूँ है कि गांव का जो छोटा दुकानदार है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो दुकानदार यह सोचता है कि वह भी शहरी बनियों या जो व्यापारी है उनके समान बड़ा क्यों नहीं बनता है, उसे भी सेठ बनने का हक है, पर वह बड़ा नहीं बन पा रहा है, ऐसा क्यों है? शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन नहीं जाता, महाजन रोक दिए है किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। और उनको लगता है कि ये मेरी तरक्की किसने रोक रखी है, उसके जीवन में उन्नति क्यों नहीं हो पाती, क्या आज संसार की जो व्यवस्था चल रही है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, अर्थात समाज की सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन होना चाहिए, और इसमें परिवर्तन से ही हमारे जीवन में वो सेठ सोचता है, वो गांव का दुकानदार सोचता है कि हमारे जीवन में भी सुधार हो सकता है, और कर्म और गुण के आधार पर सभी को अपनी आमदनी और खर्चे का वितरण होना चाहिए। लेकिन उनको बड़ा कष्ट होता है कि ऐसा हो नहीं रहा है या ऐसा अब तक हुआ नहीं है। फिर आप आगे देखिए,
आगे हैं कि घुसे घरोंदों में मिट्टी के, अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग करे जीवन का, जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। और यहाँ जो है कवि का प्रगतिवादी दृष्टिकोण है, मानवतावादी है, प्रयोगवादी है, प्रगतिवादी है, छायावादी है। पंत में कई विचारधाराओं का मिश्रण है। समय के साथ साथ में, समय के अंतराल के साथ में पंत की विचारधाराओं में परिवर्तन आया है। जहाँ जो है और पिछला जो पद था इनमें इनका प्रोग्रेसिव दृष्टिकोण दृष्टिगत होता है या मार्क्सवादी विचारधारा प्रभावी है। घरौंदे शब्द जो आया है, देखा ना हमने, घरौंदे जो शब्द है वो कच्चे कच्चे घर जो होते हैं उनको कहा गया है। और फिर कोई शब्द ऐसा नहीं है जो कठिन शब्द के रूप में गिना जाए। इसमें देखिए कि गांव के लोग जो है अपने अपने कच्चे घरों में घुसकर सभी अपने बारे में सोचते हैं, अपनी स्थिति के बारे में सोचते, कहते हैं कि किस प्रकार लोगों में सामूहिक जीवन और सभी लोग एक समान सभी सुविधाओं का भोग करें, यानी कि समरसता पूर्वक और समान उपभोग का अधिकार। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग मिलकर के एक नए संसार का निर्माण करें और जिसमें जीवन के सारे सुख का उपभोग भी सारे लोग मिल करके करें, सब लोग आनंद रहे। लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाना बहुत आवश्यक है और धन पर भी सारे समाज का समान रूप से अधिकार हो। और यदि संसार की इस व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो लोगों का जीवन सुखी बनेगा, समृद्ध बनेगा, प्रसन्नता और सुख साम्राज्य विकसित हो जाएगा। तो इसमें आपके पहले भी हमने जिक्र किया है कि प्रगतिवादी विचारधारा जो है वो पंत की यहाँ कम कर रही है। अब आप आगे देखिए, आगे इसमें कि दरिद्रता पापों की जननी, बीमारी दरिद्रता, मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसन, तन पशु पर फिर मानव की हो जाए। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख क्लेश की, जन का श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश की। आप देखें इसमें कोई कठिन शब्द है। दरिद्रता गरीबी को कहते हैं और जननी माँ को कहते हैं। ताप, ताप यानी कि कष्ट, अधिवास यानी कि घर निवास स्थान, और वसन यानी कि वस्त्र, तन शरीर, परिपाटी यानी कि रीति रिवाज या परंपरा, जग संसार। अब इसमें देखिए, इसमें पंत कहते हैं कि गरीबी है जो सब पापों की जननी है, महत्वपूर्ण है। ये गरीबी सब पापों की जननी है और गरीबी ही सभी प्रकार के पाप कराती है। और इसलिए कवि ये चाहता है कि लोगों के जीवन से पाप, लोगों के जीवन से दुख क्लेश भय आदि चले जाएं और लोगों को रहने के लिए बढ़िया मकान मिले, उनको अच्छे कपड़े मिले, उनको स्वस्थ शरीर मिले और इससे पशुता की भावना पर मानवता की भावना जीत जाए। और इसलिए इस स्थिति के लिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है, बल्कि संसार की पूरी परिपाटी अर्थात जो कस्टम ट्रेडिशन या परंपरा है ये इसके लिए जिम्मेदार है। व्यवस्था इस कृत्य के लिए जिम्मेदार है और लोग दुखी है, वह मन में उनकी पीड़ा है। और यदि लोगों में उनकी मेहनत का फल आपस में अगर बंट जाए तो सारे देश की जनता प्रसन्न होगी। यानी कि जो लोग या जो भी लोग जितनी मेहनत करते हैं उस मेहनत के अनुपात में उनको फल मिलना चाहिए, ऐसी कल्पना करते हैं कवि सुमित्रानंदन पंत। जो इसमें भी प्रगतिवादी विचार साफ परिलक्षित हो रहे हैं। फिर अपन आगे देखते हैं। टूट गया वह स्वपन वणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी, आधा पाव आटा लेने लो, लाला ने फिर डंडी मारी, चीख उठा घग्गू, चीख उठा घुघू डालों में, लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे गाढ़, आलस निद्रा का अजगर। अब जाने की एक शब्द आया है कि डंडी मारना। डंडी मारना का मतलब होता है ठगी करना या कम तोलना। घुघू कहते हैं उल्लू को, पट दरवाज़ा किबाड़, द्वार दरवाजे को कहते हैं, अजगर सांप और अलस कहते हैं आलस्य को। अब आप
देखिए कि जो दुकानदार वो एकदम संसार के संदर्भ में सोच रहा था, और तभी गांव की एक बुढ़ी स्त्री वहाँ आती है, आधा पाव या थोड़ा सा आटा ले जाती है, और वही दुकानदार कम तोलकर आटा देता है। अर्थात इस असमान अर्थव्यवस्था के लिए वह स्वयं भी दोषी है, चोरी करता है। और उसी समय अपशकुन का प्रतीक जो उल्लू है वो कर्कश स्वर में रोदन करता है, चीखता है, तो लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। और अर्थात अनैतिक कृत्य के विरोध में व्यक्ति एक घुड़की उन्हें चुप करा देती है। धीरे धीरे सारा गांव नींद में डूब जाता है, और ऐसा लगता है कि नींद का अजगर उन सब लोगों को निगल जाता है। और इस तरह से हमने देखा पूरी जो कविता है संध्या के बाद, और कविता भी छोटी कविता नहीं, बड़ी कविता है। और इस कविता में क्या था, इस कविता में आपने भी देखा और हमने इतना जिक्र किया, तो मोटे रूप से इस कविता में एक प्रकार से पंत ने संपूर्ण ग्रामीण जीवन का जो खाका है और संध्या के बाद नामक कविता में पेश किया, और न केवल प्रस्तुत किया बल्कि उन्होंने एक विचारधारा का भी सन्निवेश किया। प्रगतिवादी विचारधारा जो मार्क्सवाद से ताल्लुकात रखती है, वो पंत उससे प्रभावित रही है। इसलिए ग्राम है, युगांत है, युगवाणी है, इनकी काव्य कृतियाँ हैं, उसमें भी यही चीज़ है, और इस कविता में वो दृष्टिगोचर होती है। तो यह कविता पूरी होती है। मुझे लगता है आपने अगर पूरा अच्छे तरह से पढ़ा है तो आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।